कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आग, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। मुझको भी इतनी जानकारियां नहीं थी इनके बारे में कि आजादी के जनूनी मतवाले एक मुस्लिम मौलवी को तोप से उड़ाया जाएगा, ये मेरे लिए भी मतलब फख्र की बात है। तो ऐसे भी दौर थे, दुश्मनियां भी होती थी, लेकिन ऐसी नहीं थी, उसमें भी इतनी गुंजाइश रहती थी। आपको ताज्जुब हुआ जान करके, जब लौट करके पूना आते हैं वो, तो पहला कातिलाना हमला गांधी पर हिंदुओं के द्वारा होता है कि हिंदू की जो गैर बराबरी है उसको क्यों तुम दूर करना चाहते हो। आपको ताज्जुब हुआ जान, गांधी कितना बड़ा था। जब पूछते हैं उनसे जो नोबेल पुरस्कार कमेटी देने वाले, इनाम देने वाले हैं, कि गांधी को क्यों नहीं दिया आपने इनाम दिया, उनका गांधी और ईसा मसीह इस इनाम से बड़े हैं। इतना बड़ा गांधी था जिसको हमने मार दिया 6 महीने बाद ही। तो मैं जब इमरजेंसी में जेल में था तब इसका बंटवारा हुआ, और जब मैं पैदा होने वाला था तब मुल्क का बंटवारा हुआ। हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का ये भी मौलाना साहब से शुरू हुआ और लाला लाजपत राय तक पहुंचा। लाल किले पे हर साल चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, इकट्ठा होते थे। क्वीन आती थी, या क्वीन का कोई, आप तो हिस्टोरियन है, मेरे से ज्यादा जानती हैं, मुझसे कुछ गलती हो तो आप बता भी सकती हैं। लाल किले पे इकट्ठे होकर के वो कसम धर्म खाते थे कि दैट विल बी ऑल लॉयल टू हर मैजेस्टी, कि ये लड़ाई हमारे पुरखों ने इकट्ठे लड़ी थी, ना ये हिंदू राष्ट्र के लिए थी और ना ये सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए थी। अंग्रेज ने नहीं पहचाना कि हिंदू को मारना कि मुसलमान को मारना। हिंदुओं का जो इलीट है वो आजादी के आंदोलन में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जब वो आते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी, तो पहली बार वो नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। 99% सूट पहने हुए, 99% टाई लगाए हुए, और गांधी वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देख के कहते हैं इनको क्या आजादी की जरूरत, भी तो पहले से ही आजाद है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आजादी और बराबरी ये दुनिया की सभी जितनी भी सब कौमें हैं उनकी पहली जरूरत है। कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई मुल्क हो, कोई सिविलाइजेशन हो, काले हों गोरे हों, सबको आजादी चाहिए और सबको बराबरी भी चाहिए। ये लड़ाइयां इतिहास में यहां नहीं दुनिया भर में लड़ी गई। इसमें कुछ मजहबी जनूनी भी हुए हैं और कुछ आजादी के परवाने भी हुए हैं। सबने अपने अपने तरीके से लड़ी है। वही इस्पात जो स्टील है वो बंदूक में, तलवार में इस्तेमाल होती है और वही कलम में इस्तेमाल होती है। और मेरे जैसे लोगों का मानना है कि जो बंदूक में, तलवार में जो इस्पात, जो स्टील लगती है, उससे गहरी मार कलम की है, पेन के इस्पात की। और उसी को मौलाना साहब ने, मौलवी साहब ने, बकर साहब ने इस्तेमाल किया। और उनकी शहादत के साथ जो आज का कार्यक्रम है, मुझे ये भी इसमें शामिल होने पे खुशी है कि आज़ादी की जो लड़ाई थी वो हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर लड़ी थी। 1857 का, जिसे अंग्रेज गदर कहते हैं, हम जिसे आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, उसके भी दो नज़रिए हैं। जो इरफान हबीब साहब हिंदुस्तान के बड़े इतिहासकार हैं, विपिन चंद्रा जी हैं, रोमिला थापर जी हैं, ये लोग उसको थोड़ा भिन्न तरीके से मानते हैं।
1857 में एक तो जो वहाँ के सैनिक हैं, मेरठ छावनी के जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, इस जमाने में जैसे हिंदुस्तान इकट्ठा था, कभी मेरठ जिला भी इकट्ठा था उसमें। जी जी। गाजियाबाद था, मेरठ था, बागपत था, हापुड़ था। तो मैं जब इमरजेंसी में जेल में था तब इसका बंटवारा हुआ, और जब मैं पैदा होने वाला था तब मुल्क का बंटवारा हुआ। ये लड़ाई हम सब लोगों ने इकट्ठी लड़ी थी। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये जो मुगल बादशाह के जो उस जमाने में हुक्मरान थे, जो हिंदू राजे रजवाड़े थे, वो सब इकट्ठे होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, और अंग्रेजों की वही ताकत थी। लाल किले पे हर साल चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, इकट्ठा होते थे। क्वीन आती थी, या क्वीन का कोई, आप तो हिस्टोरियन है, मेरे से ज्यादा जानती हैं, मुझसे कुछ गलती हो तो आप बता भी सकती हैं। लाल किले पे इकट्ठे होकर के वो कसम धर्म खाते थे कि दैट विल बी ऑल लॉयल टू हर मैजेस्टी। वहां उसमें प्रजा का कोई रोल नहीं था, जो मासिस थी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें कोई। ये वैसे पहला सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल प्रयास था 1857 का, और जिसमें हिंदू मुस्लिम जो आर्मी में लगे हुए लोग थे वो भी मेरठ से चले थे। तो मेरा कस्बा है गाजियाबाद, वो जो नदी है हिंडन नदी, उस पर 2-3 ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं। अब वो मई जून का महीना था, अंग्रेज को उसकी आदत नहीं थी गर्मी की, तो वहां पे लू से भी कुछ लोग मरे थे अंग्रेज, उसका भी वहां शिलापट लगा हुआ है। जरा पानी दे दें, मेरे वाले दे दिए। हाँ जी, तो वो लोग मरे वहां पर, उसका भी जिक्र है। और कलम के जरिए जनता को लामबंद करने का, हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का, ये भी मौलाना साहब से शुरू हुआ और लाला लाजपत राय तक पहुंचा। अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने नुमाइंदों के जरिए प्रेस पर, इसी आजादी पर बैन भी लगाए, वरना तो तोप से उड़ाने की बाबी साहब को क्या जरूरत थी। ऐसा ही जब पंजाब, यूनाइटेड पंजाब, उधर का भी इधर का भी, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां पर भी बड़ा जलसा हुआ, तो वहां पर भी इसी तरह से उनको मारपीट करके मार ही दिया था। तो एक तो इसमें इतिहास की जो डोर मैंने पकड़ी है वो ये है कि ये लड़ाई हमारे पुरखों ने इकट्ठे लड़ी थी, ना ये हिंदू राष्ट्र के लिए थी और ना ये सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए थी। हम सब इकट्ठा लड़े, इकट्ठे मरे। हमारे कब्रिस्तान और हमारा जो हिंदुओं का शमशान है वो एक जैसा था, एक साथ थे। अंग्रेज ने नहीं पहचाना कि हिंदू को मारना कि मुसलमान को मारना। हमने अपने आप तय कर लिया कि मरने वालों की क्या कौम है, वो दफनाए जाएंगे या शमशान में जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि बाकी साहब की जो शहादत हुई है उसके ऐतिहासिक मौके पर उनके परिवारजनों से और उनकी शहादत से रूबरू होने का मुझको मौका मिला है। और आजकल हम ऐसे मौक़ों की तलाश में भी रहते हैं कि जहाँ तहजीब और सभ्यताएं इकट्ठी मिलती हों, उसमें हम भी शामिल हो जाए। उसका तो आजकल अकाल पड़ा हुआ। जिस तरह का माहौल बना हुआ जिसका जिक्र हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, मैं इसमें सियासत को नहीं लाना चाहता, लेकिन पैदा होने से लेकर के मरने तक सियासत ही सियासत है। पहले तो ऐसा नहीं था। हम पैदा होंगे तो हमारा क्या नाम होगा, आपकी कुछ रवायात अलग थी, हमारा जनेऊ था, आपका कुछ और था, और बाकी मरने के समय कैसा होगा, कैसे क्रियाक्रम होगा, ये लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अब पैदा होने से लेकर के मरने के बीच में सिर्फ सियासत। इसलिए
ऐसे पुरखों को जब हम याद करते हैं तो मुश्तरका होकर के जो एक हमारी यूनाइटेड कल्चर है उसका भी हम एहसास करते हैं, और वो इकट्ठी थी। इसमें मैं अगर थोड़ा सा और बढ़ा के कहूँ तो इसको पुख्ता किया महात्मा गांधी। उससे बड़ा ह्यूमन बीइंग पिछले कई सौ सालों में पैदा नहीं हुआ। उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी की, और उसने हिंदुओं के भी जो गरीब गुरबा तबके थे उनको भी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। हिंदुओं का जो इलीट है वो आज़ादी के आंदोलन में था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जब वो आते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी, तो पहली बार वो नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। 99% सूट पहने हुए, 99% टाई लगाए हुए, और गांधी वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देख के कहते हैं इनको क्या आजादी की जरूरत, भी तो पहले से आजाद है। आजादी तो उन गरीब गुरबा लोगों को मिलनी है जिनकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता, वो छोड़ करके फिर चले जाते। एक दौर ऐसा आता है कि गरीबों का, अंबेडकर के भी जो गुरु हैं महात्मा फुले, वो गरीब गुरबा लोग, दलित, आदिवासी, इवन इंक्लूडिंग महिलाएं, पहला महिलाओं का विद्यालय सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, महात्मा फुले की जो धर्मपत्नी है। तो तिलक जो है वो गांधी के भी गुरु हैं। फुले साहब जाते हैं कि भी हम गरीब लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं आजादी की लड़ाई में, क्योंकि हिंदू का एलीट ही था शुरू में, उसी को आजादी चाहिए थी। इक्वलिटी, फ्रीडम का मतलब भी उन्हीं को था। हमारे यहाँ भी और आपके भी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उसके हिस्से में बड़ा ऊंचे पैमाने पे जातिवाद रहा। आप छुपाते हो, हम छुपाते नहीं। एक पूरी कौम गुलामी की रही, 3000 साल से हिंदुओं की एक कौम सर पे पखानट होती है, जिन्हें वाल्मीकि कहते हैं। तो हमारे यहां तो गुलामी के अंदर भी गुलामी थी। उसी के खिलाफ गांधी जी महात्मा फुले के प्रोग्राम में जाते हैं। आपको ताज्जुब हुआ जान करके, जब लौट करके पूना आते हैं वो, तो पहला कातिलाना हमला गांधी पर हिंदुओं के द्वारा होता है कि हिंदू की जो गैर बराबरी है उसको क्यों तुम दूर करना चाहते हो। आपको ताज्जुब होगा जान। और उनके गुरु हैं। अब जब उनकी डेथ होती है वहां पुणे में, तो गांधी जी रीत लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो वहां का जो कास्ट हिंदू है वो रीत भी नहीं चढ़ने देता गांधी जी से उनकी डेड बॉडी पर। उस सवाल को हल किया, और फिर खिलाफत मूवमेंट के जरिए भी और भी कई तरीके से। गांधी जी से पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे फ्रीडम मूवमेंट में नहीं थे। हिस्टोरियंस बैठे हैं, मेरी बात थोड़ी कम जानकारी की भी हो सकती है, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल जानकारियां ज्यादा हैं, इतिहास की कम है। गांधी जी इसको करते हैं इकट्ठा। उसको लेकर के भी खिलाफत आंदोलन का किस तरह से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया, ये किया, उसको लेकर भी इतिहासकारों की कई तरह की राय है। लेकिन उनका मकसद यही था, हिंदू और मुसलमान दोनों को इकट्ठा करके ये आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। आज वो सारी जो विरासत है गांधी की वो खत्म है, या उस पर हमला है, अच्छी चीजों पर भी। गांधी कितना बड़ा था, जब पूछते हैं उनसे जो नोबेल पुरस्कार कमेटी देने वाले, इनाम देने वाले हैं, कि गांधी को क्यों नहीं दिया आपने इनाम दिया, उनका गांधी और ईसा मसीह इस इनाम से बड़े हैं। इतना बड़ा गांधी था जिसको हमने मार दिया 6 महीने बाद ही। तो अब जो ये हमारे पुरखे हैं, जिसमें बकर साहब भी शामिल हैं, इनकी जो आजादी के लिए जो शहादत हुई है उसको इसलिए भी प्रोपेगेट करने की जरूरत है, जब एक तरफा इतिहास लिखे जाने की परंपरा हुई। और बहादुर शाह जफर, जिनकी जो संतानें थी, मैं तो वहां काठमांडू जाता रहता हूं, जो लखनऊ का फेमस मैदान है, हाँ हजरत, तो उनकी कब्र यहाँ नहीं है, काठमांडू में, और बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। तो हमारे पुरखों ने, चाहे हिंदू रहे हों या मुसलमान, जो आजादी की लड़ाई लड़े, उनको अपना मुल्क भी नसीब नहीं हुआ था मरने के लिए, दफन होने के लिए। जफर साहब का तो आपने सुना ही है, कितना है बदनसीब
कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो हमारे पुरखे चाहे हिंदू रहे हैं मुसलमान रहे हो, इतने मतवाले थे आजादी, उनको बहुत फख्र भी होता है। और उनकी शहादतें भुला दी गई, इग्नोर की गई, मलाइन की गई, उसको देख करके गलानी भी होती है। काश ऐसा कोई दौर आए कि लाला लाजपत राय और बकार साहब जो दोनों आज़ादी और बराबरी के लिए लड़े थे, उनकी तस्वीरें इकट्ठा हों और सब हम इकट्ठे होकर के उनकी याद में कार्यक्रम रखें, तो लगेगा कि हिंदुस्तान जो है आज़ाद भी हुआ है। अब जितनी मायूसी अब है, इतनी कभी नहीं थी। जैसा माहौल अब है, ऐसा कभी नहीं था। एक मशहूर शायर थे, उनका शेर है, कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आग, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। लेकिन इसमें एक तो धीरज नहीं खोना है। इससे बुरे बुरे दौर भी आए इतिहास में, और इस मुल्क के इतिहास में नहीं, पूरी दुनिया के इतिहासों में बहुत दौर आए कई कई सालों तक। हालांकि यहां से ज्यादा खराब हालत कई और मुल्कों की रही है। बाजू का मुल्क है म्यांमार, वहां की जो नेता है आंग सान सू की, उसके साथ मुझे आजाद हिंदुस्तान में कई बार धरने पर बैठने का मौका मिला। उसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और 8 साल में जनता के द्वारा निर्वाचित होने के बावजूद भी जेल में। अपने पड़ोस का भी बहुत बुरा हाल है। बगैर अपोजिशन के बांग्लादेश में चुनाव हुआ है। मैं कोई खालिदा बेगम का मैं पक्षधर नहीं हूं, ना उसकी पॉलिटिक्स का, लेकिन मेन अपोजिशन पार्टी बायकाट कर जाए तो चुनाव नहीं है, वो इलेक्शन नहीं है, तो सिलेक्शन है। चारों तरफ हमारे अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स जो हैं वो बिल्डअप हो रहे, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी खतरनाक है। एक किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। 1971 के युद्ध के बाद भुट्टो साहब शिमला आए थे। हमारे एक नेता थे पीलू मोदी साहब, मैं उस समय चरण सिंह जी के लोकदल में था। ये किस्सा उन्होंने बताया। 2-3 दिन तक बातचीत चलती रही, शिमला समझौता जिसे आप कहते हैं, और कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में इंदिरा जी उनको छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर पर जा रही हैं, जहां से हेलीकॉप्टर से वो अमृतसर या जहां भी जाकर के चंडीगढ़ जहाज को जाएंगे। तो बहुत मायूस हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, और चलते कहते हैं कि अलविदा, अब हम नहीं मिलेंगे। तो इंदिरा जी पूछते क्यों नहीं मिलेंगे? कि मैं तो जाती ही मेरा तो कत्ल हो जाएगा। अगर चाहती हो कि वहां हुकूमत के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स बरकरार रहें, तो कुछ हमारी और पाकिस्तान की मदद करो। तो तब वो जो 90-95 हजार जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो छोड़े जाते हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई दिन ऐसा आए तो आज के हुक्मरान तो उनको जहाज जल्दी बुला करके और जल्दी पैक कर दें अपने मुल्क में जाने के लिए, मरवाने के लिए। तो ऐसे भी दौर थे, दुश्मनियां भी होती थी, लेकिन ऐसी नहीं थी। उसमें भी इतनी गुंजाइश रहती थी, इज्जत थी, सम्मान था। तो लेकिन बाकर साहब जैसे लोगों की जो शहादत है वो बेकार भी नहीं जाती। मेरा इसमें भी यकीन है। इतिहास की विद्यार्थी तो मैं नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते, और इस मुल्क में इतनी तरह के विवाद हुए हैं पिछले कई सौ सालों में, लेकिन कुछ अब बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
न हिंदुस्तान की न हिंदुस्तानियों की। और मुझे उम्मीद है कि जो उनकी शहादत है उसका जिक्र आप और बढ़ा के करेंगे, क्योंकि ऐसे वाक़े बहुत कम हैं जिनको इतने ऊंचे पैमाने पर प्रोपेगेट करने की जरूरत है। इट इज़ वन ऑफ देम। मुझको भी इतनी जानकारियां नहीं थी इनके बारे में कि आज़ादी के जनूनी मतवाले एक मुस्लिम मौलवी को तोप से उड़ाया जाएगा। ये मेरे लिए भी मतलब फख्र की बात है कि उनकी याद में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया।